नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। मैं इस स्कॉलर बी शिवाकांत यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग हाई स्कूल का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा एनसीईआरटी में बहुत कम कंटेंट है। तो आज मैं पढ़ाऊँगा थोड़ा एनसीईआरटी बेस पर रहेगा, यानी एनसीईआरटी का अभ्यास तो लगवाऊँगा ही और साथ में कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जिससे कि आप पॉलिटेक्निक और अन्य परीक्षाओं में और हाई स्कूल में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों पर मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेटा वीडियो की थोड़ी जो पोजीशन है, यानी वीडियो कैसा बन रहा है, मैं आप लोगों के को कैसे डील कर पा रहा हूँ, कैसे आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट के माध्यम से लिखते रहें और वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं जान जाऊँगा कि हाँ, मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वो सही दिशा में कर रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने 4.3 तक लगवा दिया था, अब आज 4.4 और प्लस कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आइए हमारे साथ मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्रभावी ढंग से पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग जानते हैं बेटा, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दो घात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणा, बी क्या है एक्स का गुणा और सी क्या है अचर पर, जबकि शर्त है कि ए का मान 0 ना हो। तो बेटा यहाँ से सीधी धराचार या द्विघाती सूत्र यानी एक्स बराबर आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या अपान 2। ये जानते ही हैं। यहाँ बेटा दो चिन्ह है, एक प्लस है एक माइनस है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिवाइड कहते हैं, इसे d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और इसी डिवाइड पर बेटा मूलों की प्रकृति यानी मूलों का लक्षण निर्भर करता है। तो पहला कंडीशन है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, रियल एंड डिफरेंट। दूसरी कंडीशन है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है तो मूल क्या होंगे, रियल होंगे यानी वास्तविक होंगे, और दोनों क्या होंगे, मूल समान होंगे, इक्वल होंगे। तीसरी कंडीशन है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो मूल बेटा परिमेय संख्याएं होंगी। मूल क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी, मूल परिमेय संख्या होगी। और अगर चौथा है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाए मूल आपके जो होंगे वो अपरिमेय होंगे, मूल आपके क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। और एक पांचवा कंडीशन मान लें, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा यानी ऋणात्मक, 0 से बड़ा होने का मतलब धनात्मक और 0 से छोटा होने का मतलब ऋणात्मक। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से छोटा आ जाए तो मूल क्या होंगे, बेटा काल्पनिक होंगे। आप लोग बताते रहे कि हाँ आप लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं। भाई आप लोग कमेंट देंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि हाँ आप लोगों की समझ में आ रहा है। चलिए भाई, तो बेटा यहाँ पर x का जो मान आया है, एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस है। तो एक बार जब हम प्लस लेंगे तो उस मूल को मान लीजिए हम अल्फा से प्रदर्शित कर रहे हैं, उस मूल को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और अगर दूसरा जब चिन्ह लेंगे तो उसका मान लो मूल बीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये बीटा टी की तरह बनता है, लेकिन ये थोड़ा नीचे खिंचा होती है, जो लाइन खिंची होती है। तो माइनस भी हो जाएगा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या 2a। तो जब अल्फा प्लस बीटा दोनों मूलों को जोड़ दीजिए, यानी इसे हम कहते हैं मूलों का योग, इसे हम क्या कहते हैं,
मूलों का योग, चूंकि अल्फा बीटा मूल तो हैं तो एक मूल को अल्फा माना गया और एक मूल को बीटा माना गया। जैसे किसी घर में बेटा, यदि किसी घर में एक ही बच्चा हो तो उसको चाहे भैया कहो, चाहे दद्दा कहो, चाहे जो कहो, लेकिन 2 बच्चे हो गए तो उनका नाम अलग अलग करना, या 3 बच्चे हो गए तो उनका नाम अलग अलग करना पड़ेगा। तो भैया कहोगे तो सारे बच्चे दौड़ाएंगे। तो इसी प्रकार से जब मूल कह रहा था, यानी कि तो हम एक्स से प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन चूंकि 2 मूल तो हैं तो एक मूल को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। यानी अल्फा क्या है? अल्फा कोई अलग नहीं है, अल्फा जो है वो एक्स का ही मान है। अल्फा किसका मान है? एक्स का ही मान है। तो अल्फा बराबर -b प्लस √b² - 4ac/2a, और बीटा बराबर -b, और यहाँ माइनस ले लिया गया इस बार, और √b² - 4ac/2a। अब बेटा इसको जब दोनों को जोड़ेंगे, मूलों का योग, एक मूल अल्फा है एक मूल बीटा है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो आएगा मूलों का योग। तो जब मूलों का योग को जोड़ेंगे तो चूंकि हर बराबर है तो ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो -b - 2b और /2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी -b/ये आ जाएगा। अब फिर मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अगर इसका गुणा करेंगे बेटा तो आ जाएगा c/ये, गुणा करके देख लीजिएगा, इन दोनों का गुणा कीजिएगा तो ये आएगा c/ये। अब बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा -b/ये, तो b क्या है बेटा? x का गुणांक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -x का गुणांक, माने x के आगे जो गुणा वाला अंक है उसी को गुणांक कहेंगे, और a क्या है? x² का गुणांक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/ये है, तो c क्या है? अचर पद है, और a क्या है? x² का गुणांक है। तो इस तरह से मान लीजिए कोई भी घात समीकरण दे दिया जाए और कहा जाए मूलों का योग ज्ञात कीजिए और मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन हमारा है, हम ये अपने मन से सवाल दे रहे हैं, किसी किताब में नहीं है। कराइए अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल हैं, तो मूलों का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब बेटा 2x² - 5x + 3 = 0। अब इसको हम क्या करेंगे? द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे। x² + bx + c = 0 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -5 और c की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब हम देखते हैं, अब इस मान को इसी फार्मूले पर अप्लाई कर देंगे। तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अब माइनस तो आपका ही है, और b की वैल्यू कितनी है? -5, तो माइनस क्या हो जाएगा? +5, और a की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 5/2। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो c की वैल्यू है कितनी? 3, और a की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो मूलों का गुणनफल आ गया 3/2, यानी अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? मूलों का गुणनफल है। तो इस तरह से आपका सवाल लग गया। बेटा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और मैं आपको उन सभी प्रश्नों से रूबरू करवाऊंगा जो प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में या आपके लिए आवश्यक हैं, वो चाहे आपकी किताब में हो और चाहे आपकी किताब में ना हो। भाई आपने जो किताब मानक ली है एनसीईआरटी, उससे तो पढ़ाऊंगा ही, और साथ साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं उनसे भी आपको अवगत कराता रहूंगा। हो सकता है वो आपके एनसीईआरटी किताबों में ना हो। चलिए, तो उसी क्रम में एक सवाल है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 3x² + 4x - 7 = 0 के मूल हैं, तो मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। अब बेटा मूल है क्या? अल्फा और बीटा, और निकालना क्या है? व्युत्क्रमों का योग। तो बेटा अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/अल्फा, और बीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/बीटा, और योग मतलब प्लस, माने इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब ध्यान देंगे, जो सवाल है 3x² + 4x और -7 = 0,
तो इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना कर दें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर दें, तुलना कर दें। तुलना करने पर तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3 और बी की वैल्यू आ जाएगी 4 और सी की वैल्यू आ जाएगी -7। अब बेटा अब यहां पर आप पहले मूलों का योग और मूलों का गुणनफल एक याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है यहां जरूरत पड़े। तो पहले मूल निकाल लेते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो b की वैल्यू कितनी है 4, तो माइनस लगा है तो -4 हो गया। a की वैल्यू 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a, तो c की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो आ जाएगा क्या -7/3। अब हमें निकालना है किसका मान, a/अल्फा प्लस a/बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा गुणा कर दिए और बीटा का नाम बीटा प्लस अल्फा का नाम अल्फा। अब चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखें चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखें, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -4/3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -7/3, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, तो हो गया 4/7। तो इस तरह से मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात हो गया। अब हम लोग अपने एनसीईआरटी के अब एक्सरसाइज 4.4 पर चलते हैं, उसके सवालों को लेते हैं। और यदि आप लोग कहेंगे ये अभ्यास हो सकता है आज खत्म हो जाए, संभावना है कि अभ्यास खत्म ही हो जाएगा, और यदि आप लोग चाहेंगे तो एक दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास द्विघात समीकरण पर ले सकता हूं, लेकिन आपके कमेंट के उपरांत यदि आप कमेंट करेंगे कि द्विघात समीकरण से संबंधित मुझे कुछ सवालों को और सीखना है, तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आऊंगा। और अगर आप लोग कहेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर चालू किया जाए तो वो तो मैं तैयार ही हूँ। तो हम लोग पहला प्रश्नावली 4.4 एनसीईआरटी का पहला सवाल देखेंगे। सवाल कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। यानी पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और यदि उनका अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है ना, तो कह रहा है कि गुणनखंड मतलब कोई कंडीशन नहीं दे रखा है, तो अगर गुणनखंड हो जाए तो गुणनखंड के माध्यम से कर लीजिएगा, और यदि गुणनखंड नहीं होता है तो श्रीधराचार्य के सूत्र यानी द्विघाती सूत्र के माध्यम से आप लोग मूलों को ज्ञात कर लीजिएगा। तो अब हम लोग देखेंगे, तो पहला का पहला देखेंगे है 2x² - 3x + 5 = 0। कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको विभक्ता निकालना पड़ेगा, और हमने बताया कि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0, तो इसका विभक्तर होता है b² - 4ac। तो पहले बेटा इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना कर देंगे, x² + bx + c = 0 से क्या कर देंगे तुलना कर देंगे। तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर a, b और c की वैल्यू पता हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, x² गुणा के यहाँ x² गुणा 2, तो a बराबर 2 आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब d बराबर बेटा होता है b² - 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है -3 और 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 त्रिका 9, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8 पंचे 40, तो 9 में से 40 जाएगा -31। तो इसका मतलब ये आ गया कि इसका विभक्तर ऋणात्मक आ रहा है, यानी d छोटा है 0 से, तो यहाँ पर मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे, यानी मूल काल्पनिक होंगे। तो जब मूल काल्पनिक होंगे तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। चलो मूल काल्पनिक, क्लियर। तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम मूल ज्ञात नहीं करेंगे। अब हम लोग देखेंगे पहला का दूसरा सवाल, कंडीशन तो वही है, निम्नलिखित निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो सवाल है 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब ध्यान देना है, अस्तित्व चेक करने के लिए पहले इसका निकालना पड़ेगा क्या विभक्तर। तो इसको पहले हम क्या करें ABC निकाल लें। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है ax² + bx + c = 0 से क्या करा देंगे तुलना करा देंगे। तो जब तुलना कराएंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -4√3 और c की वैल्यू आ जाएगी 4। तो अब 3 बराबर होगा क्या b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है -4√3 का होल स्क्वायर और -4, a की वैल्यू
3 और c की वैल्यू 4। अब माइनस का वर्ग प्लस हो गया, 4 का वर्ग 16 अंडर रूट 3 का वर्ग 3, तो 16 3 48 और 4 3 12 4 48। 48 में से 48 जाएगा, क्या बचेगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब विभक्तर शून्य है। तो विभक्तर शून्य है तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो मूल वास्तविक है तो उस कंडीशन में हमको मूलों को ज्ञात करना है। तो बेटा इसको हम क्या करेंगे, चाहे गुणनखंड कर लें और चाहे हम सीधी तरह 4 सूत्र लगा दें। तो बेटा गुणा करने पर 12 आवे और जोड़ने पर -4 अंडर रूट 3 आवे। तो बेटा 2 अंडर रूट 3 का अगर हम 2 अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और अंडर रूट 3 गुणे 3 यानी 12 आ जाएगा। तो गुणा करने पर तो 12 आ रहा है और जोड़ने पर 2 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 तो 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लिख दें क्या, 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर हम 3 में अंडर रूट 3 शामिल है, 3 को हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 यहाँ है भी, यहाँ अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 कॉमन हो जाएगा। ये बचेगा अंडर रूट 3x और माइनस 2 और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या, अंडर रूट 3x और माइनस प्लस माइनस और 4 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2 बराबर 0। अब अंडर रूट 3x माइनस 2 कॉमन हो गया, बाकी बचेगा अंडर रूट 3x माइनस 2 बराबर 0। अब अंडर रूट 3x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो अंडर रूट 3x बराबर आ जाएगा 2, तो x बराबर आ जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3। उससे भी निकालेंगे तो भी वही x बराबर 2 बटे अंडर रूट 3 आएगा। चूंकि विभक्तर शून्य था तो मूल समान होंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, एक मूल आपका 2 बटा अंडर रूट 3 हो गया और दूसरा मूल 2 बटा अंडर रूट 3 हो गया। यही आपका आंसर। अब हमको पहला का तीसरा सवाल देखना है। तो भाई वही मूलों की प्रकृति याद करनी है और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उनको ज्ञात भी करना है। तो यानी कि आपकी क्या है, समीकरण है आपका 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इसको हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। पहले विभक्तर निकालना पड़ेगा ना आपको। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -6 और c की वैल्यू आ जाएगी 3। तो d बराबर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac और b की वैल्यू आ जाएगी -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो 6 कहा 36, 4 दूनी 8 त्रिक 24, 36 में से 24 जाएगा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यानी d का मान 12 है, 12 मतलब 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है इसका मतलब मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब अब हमें मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे कि भाई देखो इसका गुणनखंड हो रहा है, 2 3 6 गुणा करने पर 6 आवे, जोड़ने पर 6 आवे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो हम सीधी तरह 4 सूत्र अप्लाई कर देंगे। तो x बराबर आ जाएगा क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब वैसे चाहे सबकी वैल्यू रखो और चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आया है, यही तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई 12। तो डायरेक्ट 12 भी रख सकते हैं। तो b की वैल्यू -6 है तो माइनस यहाँ पहले से है, b की वैल्यू -6 ही तो है तो माइनस पहले से है तो हो जाएगा +6 और प्लस माइनस अंडर रूट 12 और 2 और ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू है कितनी 2, तो 2 और ये की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 तो 6 प्लस माइनस और 12 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 दूनी 4 3 12 और बटे 2 दूनी 4। तो x बराबर आ जाएगा 6 और प्लस माइनस यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है तो वर्गमूल निकालना तो 1 2 बाहर आ जाएगा और बटे 4, 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 3 और प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 4, 2 एक रकम 2 2 दूनी 4। तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। इस तरह से आपका ये आंसर होगा। अलग अलग रखना चाहें तो एक मूल आपका हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 और दूसरा मूल हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। दूसरा सवाल है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो भाई दूसरा का पहला सवाल है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अगर मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई हम लोग जानते हैं कंडीशन की यदि मूल बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी विभक्तर 0 के बराबर होता है। तो हम इसका विभक्तर 0 के बराबर कर देंगे क्योंकि मूल बराबर है। तो विभक्तर 0 के बराबर करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करना पड़ेगा।
तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसका तुलना करा देंगे, से तुलना करने पर तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3, ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू आ जाएगी k और सी की वैल्यू आ जाएगी 3। अब बेटा d बराबर होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू k है तो k का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। अब चूंकि मूल क्या है, बराबर है ना, तो मूल बराबर है तो इसका मतलब b का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो d की जगह पर 0 रख दें, k स्क्वायर और ये आपका क्या है 4 दूनी 8 3 24, माइनस 24 उधर है, इधर आएंगे प्लस 24 हो जाएगा, के स्क्वायर उधर वर्ग लगा है तो इधर क्या लगेगा वर्गमूल, और वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में निकलता है तो अंडर रूट 24। अब बेटा देखो 24 का गुणनखंड हो पा रहा है, 8 3 24 होता है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ये रहा आपका आंसर। अब दूसरा सवाल है कि x ब्रैकेट में x मान है तो प्लस 6 बराबर 0, और वही कंडीशन की मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, kx का दोनों में गुणा कर दें, तो kx का x से गुणा करेंगे तो kx स्क्वायर हो जाएगा, और kx का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2kx हो जाएगा, और प्लस 6 बराबर 0। तो इसे हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो तुलना करेंगे तो बेटा a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2k और c की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6। अब बेटा d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब b की वैल्यू कितनी है माइनस 2k का स्क्वायर, और 4 a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6। अब चूंकि मूल क्या है बराबर है, तो मूल बराबर है इसका मतलब b का मान क्या है 0 है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस का वर्ग प्लस होता है 4k स्क्वायर और 6 चौके 24 की। अब k की वैल्यू निकालनी है तो बेटा यहाँ 4k कॉमन हो जाए, गुणनखंड हो रहा है ना इसका, कर लीजिए 4k कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा क्या k और माइनस 6, तो हाँ तो अब क्या करेंगे 4k बराबर 0 कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 0/4 यानी कि 0 आ जाएगा, और ऐसे k माइनस 6 बराबर 0 कर देंगे तो k बराबर आ जाएगा कितना 6। बेटा इस सवाल में k के दो मान है, एक k का मान 0 आया, k का मान 6 आया, लेकिन यदि हम k का मान 0 रख देंगे, k का मान यदि 0 रख देंगे तो चूंकि यहाँ 0 गुणे x स्क्वायर यानी पूरा 0 हो जाएगा, यानी द्विघात वाला ये पद पूरा 0 हो जाएगा, केवल अचर पद बचेगा, तो इसका मतलब तब वो द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, तो इसका मतलब k इज नॉट इक्वल हो जाएगा 0, k का मान 0 नहीं होगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ये आपका आंसर होगा, मेन आपका आंसर ये है, ये 0 नहीं हो सकता है, अगर 0 हो जाएगा k की वैल्यू तो द्विघात समीकरण ही नहीं रह जाएगा। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे, कह रहा क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा अब पहले द्विघात समीकरण में कन्वर्ट होगा, और अगर उसके मूल वास्तविक हैं तब तो बगिया बनाना संभव होगा, और काल्पनिक अगर आ जाएंगे तो बगिया बनाना संभव नहीं होगा। तो देखते हैं, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, अब आयताकार है बेटा, तो देखेंगे तो भाई लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो मान लीजिए माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा बेटा 2x। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना है 800 है, और लंबाई x और लंबाई 2x और चौड़ाई x, तो 800 बराबर 2x स्क्वायर। अब 2 उधर गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 800/2 बराबर x स्क्वायर में x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 20, 400 का वर्गमूल 20 ही तो होगा, तो इसका मतलब अब भाई ऋणात्मक हो नहीं सकता है, लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक होगी नहीं, तो इसका मतलब बगिया की चौड़ाई कितनी आ गई, बगिया की चौड़ाई आ गई 20 मीटर और लंबाई हो जाएगी 2x है ना, तो 20 दूना 40 मीटर। चौथा देखेंगे, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो ध्यान देंगे, तो
तो माना पहले मित्र की आयु कितनी है, x वर्ष। तो चूंकि दोनों का 20 है तो एक x हो गया, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 20 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस x। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, देखो 20 आ रहा है, x में 20 माइनस x जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की, तो भाई 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले माने कम करना पड़ेगा ना, पहले अगर देखी जाएगी तो आपकी उम्र कम तो होगी, तो 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु ये हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष, और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो 20 माइनस x में से 4 कम करेंगे तो 20 में से 4 जाएगा 16 माइनस x। अब बेटा कह रहा है इनका गुणनफल 48 था, तो दोनों का गुणा कर तो x माइनस 4 और गुणे 16 माइनस x बराबर क्या, 48। अब मल्टीप्लाई कर दें, x को 16 से गुणा करेंगे 16x हो जाएगा, x को माइनस x से गुणा करेंगे माइनस x स्क्वायर, माइनस 4 को प्लस 16 से गुणा करेंगे माइनस 64 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर क्या, 48। तो ये आपका आ गया क्या, माइनस x स्क्वायर और प्लस 16x और प्लस 4x प्लस 20x और माइनस 64 और इधर आ जाएगा माइनस 48 बराबर 0। तो हो गया माइनस x स्क्वायर प्लस 20x और 64 और 48, 8 4 12 और 6 4 10 और 11 माइनस 112। अब माइनस से गुणा करते हैं, x स्क्वायर माइनस 20x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 112। अब गुणा करने पर 112 आवे और जोड़ने पर कितना आवे, 20 आवे। तो देखेंगे बेटा पहले कह रहा था कि हाँ बगिया बनाना संभव है, तो गुणनखंड तो हो ही नहीं रहा है, तो पहले इसका विभक्तर चेक कर लीजिए कि विभक्तर कहीं ऋणात्मक तो नहीं आ रहा है। यदि विभक्तर ऋणात्मक आ जाएगा तो बगिया बनाना संभव ही नहीं होगा। तो d बराबर होगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है, माइनस 20 का स्क्वायर, और 4 a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, 112 है। तो 20 में संयुक्त कितना हो जाएगा, 400, और 12 चौक 48, 448 हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस 48। तो बेटा विभक्तर ऋणात्मक आ रहा है, तो जब विभक्तर ऋणात्मक आएगा इसका मतलब मूल काल्पनिक होंगे, और जब मूल काल्पनिक होंगे तो भाई कोई काल्पनिक बगिया आप कैसे बना सकते हैं कि काल्पनिक लंबाई रख दें, भाई लंबाई कुछ ना कुछ तो बगिया की लेनी पड़ेगी ना। तो इसका मतलब यहाँ लंबाई और चौड़ाई काल्पनिक आ रही है, इसका मतलब बगिया बनाना संभव नहीं है। 5वां सवाल कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे परिमाप 80 मीटर है, पार्क है बेटा, तो पार्क की लंबाई मान लीजिए x और चौड़ाई मान लीजिए क्या, y। माना पार्क की लंबाई x और चौड़ाई y। अब परिमाप दिया बेटा और क्षेत्रफल दिया है, तो इसका मतलब आयताकार है वो, तो परिमाप लंबाई चौड़ाई का जिक्र कर रहा है ना, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप कितना दिया है 80 और 2, लंबाई कितना है बेटा x और चौड़ाई कितना है y। इधर जाओ 80 बटा 2 बराबर x प्लस y, 80 को 2 से भाग करेंगे 40, x प्लस y। तो y की वैल्यू आ जाएगी क्या, 40 माइनस x, y की वैल्यू आ गई 40 माइनस x। अब क्षेत्रफल कह रहा है बेटा, तो क्षेत्रफल होता है क्या होता है इसका, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप लोग बोल दिया करें जब हम आपसे पूछें कि आज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यानी आपके मन से प्रश्न उठना चाहिए, ठीक है। आप हमारे साथ बोलिए जब कोई फार्मूला हम आपसे पूछें तो ये मत सोचिए कि हम मोबाइल के अंदर हैं, मैं आपको बाहर आकर के मिलूंगा। तो बेटा क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या है 400 मीटर स्क्वायर, लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x। तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 40x और माइनस x स्क्वायर, इधर जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400। तो बेटा पहले विभक्तर निकाल लें,
तभी तो पता चलेगा कि हाँ संभव है या नहीं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400, तो ये हो जाएगा प्लस 1600 और माइनस 1600, तो नहीं हो जाएगा 0। तो विभक्कर शून्य है, इसका मतलब मूल वास्तविक है और समान भी है। चलिए भाई, तो अब हमको क्या निकालना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400। अब बेटा गुणनखंड मतलब गुणा करने पर 400 आवे, जोड़ने पर 40 आवे। वैसे अगर हम देखें, थोड़ा दिमाग लगा दें, 20% 400 होता है, 20 40 होता है। वैसे लिखा है x माइनस 20 का होल स्क्वायर, अगर खोलेंगे तो यही आएगा बराबर 0। तो इधर वर्ग लगा है, उधर जाएगा वर्गमूल, तो x माइनस 20 बराबर 0 का वर्गमूल 0 होगा, तो x बराबर 20 आ जाएगा। तो लंबाई आपकी कितनी होगी, 20 मीटर होगी। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये इसमें देखिए समीकरण फर्स्ट में x की मान रख दी, x का मान रख दी, तो x का मान रखते हैं तो y बराबर आ जाएगा 40 माइनस कितना x और x की वैल्यू 20, तो y बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो लंबाई 20 मीटर आ गई और चौड़ाई 20 मीटर आ गई। इस प्रकार से ये आपका अभ्यास प्रश्नावली 4.4 खत्म होता है और इसके साथ साथ आपका द्विघात समीकरण पूरा हुआ आज के डेट में। लेकिन यदि आप लोग कहेंगे, यदि आप लोग कहते हैं कि मैं द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ ऐसे सवाल लगवा दूं जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं परंतु एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और मैं उस तरह से क्लास लेकर के आऊँगा। और ये अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो भविष्य में मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आपको 90% से ऊपर अंक लाने में कोई रोक नहीं पाएगा। ये मेरा दावा है, मेरे साथ जुड़िए और हर विषय की टाइम टेबल बना लीजिए और मैं प्रयास करूंगा कि आपको स्कॉलर विद शिवाकांत प्लेटफॉर्म पर आपको सारे विषय उपलब्ध करवाए जाएं। और अब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे, अगले की क्लास में मिलेंगे। यदि आपको बेटा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दो। हम लाइक करने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा तो बनता है ना, इसमें आपको कोई पैसा लगता नहीं है और ये बिल्कुल निःशुल्क क्लास प्रदान की जा रही है, कोई फीस नहीं है इसकी। आप लोग केवल पढ़ाई कीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए और पढ़ करके अच्छे अंक ले आए, वही हमारे लिए फीस होगी। और फिर अच्छे अंक ला करके कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर मैं आपके माध्यम से इतने अंक लाया, तो मुझे बहुत खुशी होगी और वही मेरे लिए फीस होगा। और अब हम लोग कल मिलेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तब तक के लिए नमस्कार।